हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MG प्लस। कैसे हो? लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने हिस्टोलॉजी पढ़ ली थी। क्लियर है? आई थिंक अब बात करने वाले हैं इसोफेगस की। इसोफेगस का मैंने आपको सबसे पहले बता, देखो इस टाइप की संरचना होती है कुछ। ये तो आ रहा है आपका नाक के द्वारा। नाक के द्वारा मतलब नेजल। देखो मैं बनाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। ये है नेजल, ये है नेजल चैम्बर, ये है ओरल चैम्बर, ये कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। ठीक है क्या भाई साहब? ये है नेजोफेरिंग्स, ये है आपका ओरल फेरिंग्स। ऐसे लिखा नहीं जाएगा ना। और आपका देखो नीचे दो पाइप्स पाए जाते हैं। आगे वाला पाइप जो होता है ना आपका, वो क्या होता है? ट्रेकिया होता है। ये है ट्रेकिया। ये वाला जो पाइप है ये क्या है? ट्रेकिया। जो पाइप है ना ट्रेकिया है। इसके नीचे क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं आपके। और ये इसोफेगस इसके पीछे पाई जाती है, बैक साइड में। किस साइड में? बैक साइड में। और ये नीचे की तरफ होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ये थोड़ा ऊपर की ओर होता है इसोफेगस। ट्रेकिया से इसोफेगस थोड़ा ऊपर की ओर होता है। इसोफेगस की ओपनिंग को कहते हैं गैलेट। क्या कहते हैं? गलेट। जबकि ट्रेकिया या लेरिंग्स कहते हैं, जिसकी ओपनिंग कहते हैं ग्लोटिस, उसके ऊपर होता है हाइलिन कार्टिलेज का कवर, जिसे कहते हैं एपीग्लोटिस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ इसोफेगस का मेन यूज़ क्या है। इसोफेगस सिर्फ कनेक्ट करती है आपके स्टोमक तक। स्टोमक को माउथ से कनेक्ट करने का काम करती है। इससे ज़्यादा आपके इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब मेन बात करते हैं स्टोमक की। किसकी बात करते हैं? मेन बात करते हैं स्टोमक की। व्हाट इज स्टोमक? स्टोमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम लोग। जे शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो जो इसोफेगस से आ रहा है, देखो यहाँ से हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। ये इसोफेगस से, अरे यार आज सारी काम गड़बड़ कैसे हो रहे हैं? इसका मुँह देखा था आज, क्या नहीं। देखो जब गड़बड़ हो गया। इसोफेगस है। इसोफेगस के बाद एक स्पिंक्टर आता है। स्पिंक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ स्पिंक्टर? मसल लेयर का एक लॉक होता है। यहाँ बहुत सारी सर्कुलर मसल्स आपस में जुड़ी हुई होती है। ये क्या करती है? ये समय समय पर खुलती है, जिससे खाना जो है स्टोमक में आता है। क्लियर? तो ये होता है आपका स्पिंक्टर। इट्स कॉल्ड कार्डियक स्पिंक्टर, क्योंकि ये पार्ट जो है कार्डियक यानी हार्ट के पास पाया जाता है, इसलिए इसका नाम बना दिया हम लोगों ने कार्डियक स्पिंक्टर। ठीक है, फिर पूरे स्टोमक के 4 पार्ट है। कौन कौन से? देखो एक तो कार्डियक पार्ट, एक फंडस पार्ट, एक बॉडी पार्ट और एक पाइलोरिक पार्ट। अलग अलग कलर से कर देते ना, आपको भी इजी रहेगा। क्लियर? ये रहा पाइलोरिक पार्ट, देखो ये रहा आपका बॉडी पार्ट, ये रहा आपका फंडस पार्ट, और इसी के साथ साथ आपका हो गया कार्डिक पार्ट। क्लियर? ये कार्डिक पार्ट है, इधर फंडस पार्ट है। फंडस पार्ट में हमेशा गैसेस पाई जाती है। जितनी भी गैसेस वगैरह होती है ना, जैसे अपन कहते हैं ना कभी कई बार यहाँ पे गैसेस रिलीज होती है, तो आपकी गैस वगैरह होती है, तो गैस वगैरह सब फंडस पार्ट में होती है। जैसे ही कार्डिक स्पिंक्टर खुलता है, ये गैस जो है डकार के रूप में बाहर निकल जाती है। देखो ऐसे। क्लियर? दूसरा, इस बॉडी पार्ट में जब फूड आता है तो ऊपर से फंडस भाग से जितने भी एसीएल वगैरह है ना, एंजाइम्स वगैरह ऊपर से छिड़के जाते हैं इस फूड के ऊपर, और फिर इसके ऊपर जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस की जाती है। ये बॉडी है, ठीक है ना? स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ऐसे क्लियर? फिर है पाइलोरिक भाग, ये लास्ट भाग है, और यहाँ से एक नया स्पिंक्टर खुलता है, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है? कौन सा भाग है?
पाइलोरी, उसके नाम का क्या नाम, पाइलोरस, ठीक है ना, पाइलोरस कहते हैं इसको। उसके स्पिंक्टर क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। यहाँ हमेशा एसिडिक फूड होता है, इसे कहते हैं काइम, क्या कहते हैं हम लोग, काइम। एसिडिक फूड को कहते हैं काइम, क्लियर। ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पर है ना आगे की तरफ मैंने आपको एक बार इंडेक्स पढ़ाई थी लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर बताया था हिस्टोलॉजी के अंदर कि जो हमारी सिरोसा होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहलाती है इसोफेगस में, और वही क्या ओमेंटम कहलाती है किसमें, स्टोमक में। ये ओमेंटम की लेयर बता दो क्या, ये कर्वेचर आता है ओमेंटम का, एक कर्वेचर पीछे, ये लार्ज कर्वेचर, ये स्मॉल कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर और ग्रीनियर कर्वेचर ओमेंटम का, क्लियर। आगे और पीछे ओमेंटम की लेयर पाई जाती है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर ना, सो हाईलाइट कर लेते हैं पहले एक बार पूरा। स्टोमक के अंदर ये देखो ये पाई जाती ना, इन्हें क्या कहते हैं, ये ना अंदर की तरफ म्यूकोजल जो लेयर थी ना, लास्ट लेयर, वो अंदर की तरफ है ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ना बहुत सारी कर्व बना रही है, इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रुगाई या रुगे, ठीक है, क्लियर हो गया। गैस्ट्रिक रुगाई किसे कहते हैं कि अंदर तरफ म्यूकोजा लेयर है ना, एपिथेलियम, म्यूकोजा की एपिथेलियम, ये क्या बना रही, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही, क्या बना रही, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रुगाई। आई सेड क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी। स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्पिंक्टर ऑफ दो स्पिंक्टर, एक तो कार्डिक और एक है पाइलोरिक। ये क्या करता है, फूड को इंटेस्टाइन भेजने से पहले रोकता है, और ये क्या करता है, कार्डिक इंस्पेक्टर क्या करता है आपका, जो है फूड को इसोफेगस से स्टोमक में आने से रोकता है, ठीक है। एक बार स्टोमक में जब फूड आ जाए तो कितने घंटे तक रखता है, तो वो रहता है 3 to 4 आवर्स। एक बार अंदर फूड आ गया तो 3 से 4 घंटे पे उस पर आराम से एंजाइम छिड़क के उसको सिंपली फॉर्म में बदलने की कोशिश की जाती है, ठीक है। मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होता है, फंडस से। मैंने बताया ऊपर से एंजाइम्स वगैरह कहाँ से गिरते हैं, ऊपर से गिरते हैं, क्लियर। इसे एसिडिक फूड क्यों कहते हैं, यहाँ पर जो है HCl रिलीज होता है, ठीक है ना, रिलीज होता है HCl। अगली स्लाइड पे आ जाओ। अब कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करते हैं जो गैस्ट्रिक पिट में पाई जाती है। 4 प्रकार की होती है, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकोजल नेक सेल और एंडोक्राइन सेल। आई सेड क्लियर, क्या होती है, एक चीज़ और बताता हूँ जो पीछे चलते हैं, चीज़ बाकी रह गई यहाँ पर। ये रुगाई जो होते हैं ना, अब जब एसिड रिलीज करता है फंडस, जो फंडस है वो एसिड रिलीज करता है, तो ये रुगाई गल क्यों नहीं जाते, यहाँ से क्या सिक्रेशन होता है, इन रुगाई के अंदर सिक्रेशन होता है किनका, एंजाइम का। कौन से एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम। ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होंगे एंजाइम, जितने भी सिक्रेट होंगे ना वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होंगे, और किससे एक्टिव होंगे, जो ऊपर फंडस से HCl आएगा ना, HCl इनको एक्टिव करेगा। जैसे कि मान लो आप पेप्सिनोजन है ना, ये सब क्या HCl एक्टिव करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और मान लो कई बार ये एंजाइम ही क्या करते हैं, इसकी वॉल को, इस वॉल को जो है ना, रुगे की वॉल को ये गला देते हैं, थोड़ी सी इसमें छेद कर देते हैं। इस प्रकार की क्रिया क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्सर। क्या होता है, देखो समझो बात को, एंजाइम रिलीज करता है इनएक्टिव फॉर्म में, बट इनएक्टिव फॉर्म में जब रिलीज करता है और HCl ऊपर गिरता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कई बार क्या होता है कि इसके रिएक्शन के कारण यहाँ पर क्या है, छेद हो जाते हैं। इन छेद को क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। इस बीमारी क्या कहते हैं, अल्सर हो रहा है, इसमें पेट में जलन इत्यादि महसूस होती है, और कई बार ब्लडिंग भी महसूस होती है। तो इसका इलाज क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंड एंटा एसिड इसका ट्रीटमेंट होता है। ये क्या, म्यूकोसा की लेयर को गला देते हैं, छेद कर देते हैं उसके अंदर, क्लियर। तो इससे क्या होता है, जो है आपके अंदर अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। अल्सर में क्या होता है, ब्लडिंग निकलने लग जाती है इन वॉल के द्वारा। दूसरा क्या होता है, यहाँ छेद हो जाते हैं, ठीक है,
इससे क्या है, पेट में दर्द सा महसूस होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, अल्सर कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक जन ने तो डाउट पूछा था कि जो गैसेस वगैरह हमारी रिलीज होती है, हमने बताया फंडस के अंदर यहाँ गैसेस पाई जाती है, गैसेस जितनी भी होगी ऊपर आके बैठ जाती है फंडस में। तो क्या होता है कि यहाँ सीने में जैसे अपन कहते हैं हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ रही, तो क्या होता है कई बार जो है फंडस में जो गैस का कॉन्ट्रेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक, जबकि वो हार्ट अटैक नहीं है। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पर क्या पाया जाता है, डायफ्राम। मैंने कहा था इसोफेगस डायफ्राम को चीरती हुई पा रही है, और जो चीरती हुई आ रही है तो यहाँ ही हार्ट पाया जाता है आपका। ठीक है, यही यहाँ क्या पाया जाता है आपका, हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट इससे कन्वर्टेंट होता है। इसके कारण क्या है कि यहाँ पर जब दर्द होता है तो लगता है आपको कि हार्ट में दर्द हो रहा है। ठीक है, यानी हार्ट जो आपका भाग है, हृदय, इसमें दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अल्सर समझ में आ गया। चलो, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो यहाँ बताई हुई है 4 प्रकार की। चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, पेप्टिक सेल्स सॉरी, और जाइमोजन सेल भी कहते हैं। ठीक है, 3 तरह के नाम होते हैं, चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहते हैं, यानी ओपी सेल कहते हैं इनको ऐसे तो, यानी ऑक्जेंटिक और पैराइटल। ठीक है, म्यूकस नेक सेल, इंटरो एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल। क्लियर। अब चीफ सेल क्या रिलीज करती है, प्रोएंजाइम रिलीज करती है। कौन कौन से प्रोएंजाइम, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिनोजन। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, हेसिल रिलीज होता है, और क्या होता है, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। ये क्या काम आता है, ये काम आता है विटामिन, लिख लेता हूँ चलो इसको, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन की। ठीक है ना, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। किसका आता है, विटामिन B12 का। एक तो कौन सी सेल है, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक सेल और इंटेरो एंडोक्राइन सेल। इन सेल के नाम आपको याद रखने के लिए। दूसरा आ जाता है हमारे पास, प्रोएंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन से प्रोएंजाइम वो देख लो, एक है गैस्ट्रिक लाइपेज, एक है प्रोरेनिन और एक है पेप्सिनोजन। रेनिन में डबल एन है, ये रेनिन वो रेनिन नहीं जो इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, ये आपका स्टोमक का रेनिन है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं पैराइटल सेल, ओपी सेल क्या करती है, हेसियल रिलीज करती है, गैस्ट्रल इंटेंसिंग फैक्टर रिलीज करती है, जो क्या करता है विटामिन B12 में B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये हेसियल क्या हेल्प कर रहा है, हेसियल क्या हेल्प कर रहा है बताता हूँ। देखो हेसियल करता है, इनको एक्टिव करता है। क्या करता है, इनको एक्टिव। ये क्या बताया था मैंने, यहाँ बताया था मैंने, ये देखो जितने भी एंजाइम्स थे सारे प्रोरेनिन वगैरह, ये इनएक्टिव फॉर्म में, इनको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हेसियल डालना पड़ेगा इनके ऊपर। किसके, हेसियल कहाँ से निकलता है, फंडस भाग से ज़्यादातर। ठीक है, म्यूकस नेक्स्ट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, एल्कलाइन कर देता है, थोड़ा बहुत एल्कलाइन करता है, और बाइकार्बोनेट वगैरह इसमें पाया जाता है एल्कलाइन के लिए। ठीक है, जिससे कि इसकी वॉल जो है सेफ्टी रहे, इसके वॉल की, स्टोमक की वॉल की। क्लियर। फिर एंटेरो एंडोक्राइन सेल के अंदर क्या पाई जाती है, 3 और सेल पाई जाती है, इनका नाम है डी सेल, जी सेल, ECL सेल। इनके बता देते काम क्या है। डी सेल क्या होता है, देखो डी सेल क्या करता है, सिम्बायो सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, ये रिलीज करता है। ECL सेल करता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। और तीसरा जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिन रिलीज करता है। ठीक है, अब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करना होगा पता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेसियल की हेल्प से पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने के लिए भी हेसियल का यूज़ किया जाता है। अब रेनिन जो है, ये रेनिन जो है, प्रोरेनिन और रेनिन का खेल है बहुत शानदार सा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो आगे चलते हैं, हम इसका डायग्राम में व्यू करते हैं। देखो डायग्राम एकदम व्यू करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो ऐसा है, जो आपकी यहाँ सबसे पहले सेल देखते हैं आपकी एंडोक्राइन सेल हो गई, चीफ सेल हो गई, गैस्ट्रिन सेल हो गई, पेराइटल सेल देखते हैं। देखो पेराइटल सेल है,
ये कहाँ पाई जा रही है? आपके साइड में। चीफ सेल है, जाइमोजोनिक सेल वगैरह, चीफ सेल, ये हमेशा बेस में पाई जाती है, नीचे की तरफ। ये देखो, क्लियर। इसके बाद आती है आपकी एंटेरो लाइक सेल, ये कहीं भी पा सकते हैं, ऊपर नीचे साइड में, ठीक है। 3 तरह की सेल हो गई। म्यूकस नेक सेल ऊपर की ओर पाई जाती है, देखो ये ऊपर की ओर, ठीक है। पेरिटल सेल में गैस्ट्रिन रिलीज करता है एचसीएल, गैस्ट्रिक एसिड यानी एचसीएल रिलीज करता है, मैंने बताया। इंट्रिंसिक फैक्टर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, ये बताता हूँ क्या रीज़न है इसका, सब कुछ बताता हूँ रुको। इंटेरो एंडोक्राइन सेल 3 टाइप की होती है, डी सेल, जी सेल इत्यादि। 1 मिनट। अब म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करती है, प्रोटेक्ट लाइनिंग, इसकी प्रोटेक्ट जो है प्रोटेक्शन करती है, ठीक है ना। और क्या रिलीज करती है? बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स आयन, क्लियर। स्टिमुलेट करती है ये हिस्टामिन, ठीक है ना, हिस्टामिन रिलीज करती है। पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक लाइपेज, क्लियर। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया एकदम। इसके बाद हम बात करते हैं एक बढ़िया सी चीज़ की, जिसका नाम है कि कई बार क्या होता है, देखो जो आपका रेनिन है, मैं थोड़ा इसको साइज लेंथ कर लेते हैं। जो आपका प्रो रेनिन है, डबल एन रेनिन, प्रो रेनिन जो है ये क्या करता है? ये मिल्क पर इफेक्ट करता है। मिल्क क्या होता है? देखो ज़्यादातर छोटे बच्चे जो है मिल्क पीते हैं, आजकल के बच्चे मिल्क पीते हैं, तो मिल्क क्या होता है? एकदम लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। अब सॉलिड पार्ट को तो हम लोग क्या है, स्टोर करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो फूड है आपका स्टोमक में 3 से 4 घंटे स्टोर रखता है, जिससे कि उस पर प्रॉपर डाइजेशन किया जाए एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। म्यूकस देखो, हाँ, और म्यूकस की भी एक चीज़ बतानी, वो भी बताता हूँ। पहले ये बता देते हैं, जो मिल्क है, इस मिल्क में क्या होता है कि एकदम लिक्विड होता है, जो आपका स्टोमक इसको 3 से 4 घंटे तक नहीं रख पाता है। ये सीधा स्पिंक्टर खुलता है, अंदर आता है, 2 मिनट रुकता है, चला जाता है, ठीक है, माना। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको ना, इसकी कर्डिंग कर दी जाती है, यानी इसको दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोरेनिन को रेनिन में HCl द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया है, मैंने आपको बताया। अब ये रेनिन क्या है, जो क्या करता है, ये कैल्शियम जो होता है मिल्क के अंदर, उसे, जो उसके अंदर केसिन प्रोटीन होता है, पता है दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। जो केसिन प्रोटीन होता है, ये केसिन प्रोटीन के साथ जो है इसके अंदर चेंजेस कर देता है, इसको पेराकेसिन बदल देता है। पेराकेसिन में, सॉरी, पोरा नहीं है, कि पेराकेसिन बदल देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फाइनली ये क्या हो जाता है? कर्डिंग हो जाता है, इसका दही बन जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कर्डिंग हो गया, तो कर्डिंग होने से सेमी सॉलिड हो गया। अब सेमी सॉलिड जो है उसके अंदर 1 से 2 घंटे या 2 से 2.5 घंटे तक उसके अंदर स्टोर रहता है, और उस पर अच्छी तरीके से जो है एंजाइम की अच्छी रखी उसका अच्छा डाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें स्टोमक में, जो है स्टोमक में जो डाइजेशन है वो मेनली किसका होता है? वो मेनली होता है आपका प्रोटीन का। इसका होता है प्रोटीन का, थोड़ा होता है स्टार्च का, बट जो अनकुक्ड स्टार्च थी, जो पका हुआ था, उसका 30% तो आपका कहाँ हो गया है? माउथ में। मैंने बोला था एमाइलेज आता है, कौन सा एमाइलेज आता है? आपका ट्राइलिन आता है, उसका पाचन करता है, तो वो 30% अनकुक्ड है, यानी कच्चा आलू मानना। जैसे अगर आलू की बात है तो कच्चा आलू, और पका हुआ आलू आगे जाके डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन भी यहाँ पर डायरेक्टली एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होते, एमिनो एसिड लास्ट फॉर्म है, ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होते। इसको नॉर्मल प्रोटीन को हम लोग सिंपलीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं? सिंपलीफाई कर देते हैं। फिर ये आगे जाके इंटेस्टाइन में जो है इसकी आगे की प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, क्लियर। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर इसको पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं होता है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर लार्ज प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन्स में बदला जाता है, यानी पॉलीपेप्टाइड में बदल देंगे, पेप्टोज में बदल देंगे, इनमें बदल देंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज भी आपने एक नाम सुना था आपको, ये देखो सर लिखा हुआ है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? देखो गैस्ट्रिक लाइपेज बताता हूँ मैं आपको। जो गैस्ट्रिक लाइपेज आता है, 1 मिनट उसको ऐसे कर लेते हैं।
सॉरी, गैस्ट्रिक लाइपेज जो आता है क्या करता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बड़े ग्लोबुल को छोटे ग्लोबुल में कन्वर्ट होना। बट हम यहाँ पर जो है ना फैट का जो डाइजेशन करेंगे वो ऑलरेडी, सॉरी यहाँ स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, फैट का डाइजेशन होता है। स्टार्च का मैंने बताया अनकुक्ड का 30% हो जाता है, ये जो है स्टार्च ये आगे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर अनकुक्ड जो था माउथ में हो गया है, बाकी ये जो है आगे जाके डिस्कस होगी, ठीक है। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फैट का इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि एक बड़े अणु का, फैट का जो बड़ा अणु है उसको छोटे अणु में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन समझाया मैंने आपको। अब गैस्ट्रिक लाइपेज में क्या होता है, जो इमल्सिफिकेशन वाला फूड है यानी इमल्सिफाइड फूड है, मैं एक तरीके से इसको कह सकता हूँ, इमल्सिफाइड जो फूड आता है ऑलरेडी टूटे हुए ना, इनको अगर ऐसा कोई आप फूड खाते हो जिसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल पहले से ही टूटे हुए हैं, ठीक है, बिना इमल्सिफिकेशन हुए, ऑलरेडी इमल्सिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद आप उसको खा रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, उसका डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो गैस्ट्रिक लाइपेज आपके करता है। इमल्सिफाइड फैट ऑफ फूड, क्लियर, आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक बार रिपीट कर देते, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखो वापस से क्या था, इसोफेगस था, इसोफेगस के अंदर 2 ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, सॉरी माउथ के आगे 2 ओपनिंग आते हैं, एक तो इसोफेगस आता है, एक ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया जो होता है उसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है, और ट्रेकिया के आगे का एक कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जबकि इसोफेगस जो है पीछे का पार्ट होता है, ट्रेकिया आगे का पार्ट होता है। इसोफेगस के ऊपर ओपनिंग को कहते हैं हम लोग गलेट, क्लियर। स्टोमक जो होता है, स्टोमक जो है इसोफेगस स्टोमक को कनेक्ट करती है, सीधी सी बात है। इसोफेगस के अंदर एक स्पिंक्टर पाया जाता है, इसे कहते हैं कार्डिक स्पिंक्टर, ये हमारे ऊपर की ओर पाया जाता है, जिससे कि फूड सीधा बॉडी में गिरता है, ठीक है। किसकी बॉडी, स्टोमक की। स्टोमक में 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। कार्डिक पार्ट ऊपर की ओर होता है और दूसरा फंडस पार्ट जिसके अंदर गैसेस वगैरह होती है, तथा ये एंजाइम वगैरह सॉरी हैसियल जैसे एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर रिलीज करती है और ये फूड पर छिड़कता है। फूड सीधा बॉडी पार्ट में खुलता है, ये आपका बॉडी पार्ट के अंदर आपको फूड के ऊपर जो है फंडस द्वारा एंजाइम्स छिड़के जाते हैं, इससे कि इसका इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। सॉरी इमल्सिफिकेशन क्या है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। पाइलोरस भाग से अंदर फिर ये आगे जाके ड्यूडेनम में खुलता है। यहाँ पर भी स्पिंटर पाया जाता है जिससे कि फूड आगे ना चला जाए, प्रॉपर डाइजेशन हो, 3 से 4 घंटे हो, ठीक है। इसमें यहाँ स्पिंटर पाया जाता है, ये भी सर्कुलर मसल का होता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। फिर एसिडिक काइम जो आगे ड्यूडेनम में ग्रो करता है। फिर इधर मैंने बताया आपको कि अंदर जो है म्यूकोजल फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये म्यूकोजल फोल्ड क्या करते हैं, इन्हें नाम देते हैं गैस्ट्रिक रुगाई। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ना आपके प्रोरेनिन, रेनिन वगैरह, एसिल वगैरह, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स जो है एसिल एंजाइम नहीं, एसिल जो है फंडस में पाया जाता है। प्रोरेनिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज ये सब कुछ होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए इनके ऊपर एसिड छिड़का जाता है, इनसे एक्टिव हो जाता है। कई बार क्या है, ये इसी की वॉल को गला देते हैं और इसमें छेद पहुंच जाते हैं। इस छेद के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होती है तथा स्टोमक पेन होता है। तो इसका रिलीफ क्या है, इसके इलाज में क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है और एंटासिड दिया जाता है, क्लियर। 3 से 4 घंटे फूड को ना स्टोमक अपने अंदर रखता है। फिर इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक पिट्स पाई जाते हैं, उसके अंदर कुछ ग्लैंड होती है, देखो ठीक है। गैस्ट्रिक पिट मैंने पूरा बताया डायग्राम, अभी बताता हूँ वापस, ठीक है। कुछ सेल्स जैसे चीफ सेल्स, पैक्टिस सेल, जाइमोजोनिक सेल्स, ठीक है। दूसरी होती है, इनका एक ही नाम है, ठीक है। चीफ सेल भी उसी कहते हैं, पैक्टिक सेल भी उसे कहते हैं, जाइमोजोनिक सेल्स भी उसी कहते हैं, जाइमोजन सेल्स, ठीक है। फिर आती है हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, एक ही नाम है, इसे हम ओपी सेल्स भी कहते हैं। फिर आती है तीसरी हमारे पास म्यूकस नेक्स्ट सेल। चौथी आती है एंडोक्राइन सेल। इसके अंदर चीफ सेल में देखो प्रोरेनिन होता है, प्रोएंजाइम्स होते हैं। प्रोएंजाइम्स 3 टाइप के होते हैं, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिनोजन, क्लियर। और ऑक्जेंटिक सेल्स के अंदर पेराइटल सेल होते हैं। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल में क्या होता है, हैसियल होता है और क्या होता है, कैस्टल्स इंटेंसिंग फैक्टर। कैस्टल इंटेंसिंग फैक्टर क्या काम आता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। और हैसियल क्या काम आता है, इन सब को प्रोरेनिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये डी एक्टिव फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इनको एक्टिव कौन करता है, जब हैसियल इनके साथ जुड़ता है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इसकी वॉल को जो है कवर करता है जिससे कि वॉल ना गले, ठीक है ना। दूसरी इसके अंदर चीज़ करता है, जो इसके अंदर काइम आ जाता है
फूड आ जाता है, ठीक है। वो जब एसिड उसमें जाता है तो उसकी एक तरह से लुगदी बन जाती है, जब हम कागज़ गलाते हैं लुगदी, तो उसको एकदम बॉन्डिंग की तरह रखता है, ठीक है ना, एक बॉल की तरह बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है, उनके बीच में, जिससे कि आपस में बिखरे ना कुछ भी, ठीक है। जैसे अपन कागज़ ना गलाते हैं उसके ऐसे लुगदी बना के बॉल्स बना देते हैं ना, वैसे वैसे ये भी उनकी ना बॉल्स की टाइप में बना देता है, जिससे कि आपस में कोई चीज़ बिखरे ना। एंडो और क्या लिखते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है, डी सेल्स, ACL सेल्स, जी सेल्स। डी सेल्स क्या करती है, सोमेटोस्टेरिन सीक्रेट करती है। ECL क्या करती है, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन, ठीक है। जी सेल क्या करती है, गैस्ट्रिन सीक्रेट करती है। फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl की हेल्प से, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl की हेल्प से, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस किया, देखो क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर जो देखो ये चीफ सेल है, मैंने कहा चीफ सेल बेस में स्थित होती है हमेशा, ये देखो बेस में दिख रही है। फिर बात करी मैंने पेप्टिक सेल, ओपी सेल की। ओपी सेल क्या साइड की वॉल में होती है। म्यूकस सेल सबसे ऊपर की ओर होती है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो है कहीं पर भी बिखरी हुई पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद मान की म्यूकस सेल के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है, बाइकार्बोनेट सीक्रेट होते हैं। बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, लुगदी की तरह बनाते हैं। म्यूकस क्या करवाता है, उसके लेयर को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि स्टोमक की लेयर में गलन एसिड जो आता है उससे क्या है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। पेप्टिक सेल क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड HCl सीक्रेट करती है, और इंटेंसिव फैक्टर जो क्या काम आता है आपके विटामिन B12 को कन्वर्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। HCl क्या करता है, इन सबको एक्टिव करता है, इनएक्टिव फॉर्म्स को, ठीक है। बाकी क्लियर हो गया आपका, ये भी पढ़ाते 2 मिनटों को, ये बताते पहले। फिर प्रोरेनिन का हम लोगों ने क्या कहा, प्रोरेनिन की सबसे बढ़िया चीज़ है मिल्क। मिल्क क्या होता है, एकदम लिक्विड होता है, ठीक है। इसको 3 से 4 घंटे तक स्टोमक नहीं रख पाता, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, रेनिन की हेल्प लेते हैं। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करते हैं। रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन जो होता है उसको पेराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। उससे क्या होता है, ये सेमी सॉलिड बन जाता है, कर्ड हो जाता है, एकदम दही जैसा फट जाता है दूध, ठीक है ना। दूध को पेट में फाड़ दिया जाता है, जिससे क्या वो सेमी सॉलिड बन जाता है। कर्डिंग का मतलब दूध को फाड़ना, सीधी बात। केसिन को पेराकेसिन बदलना जो क्या कहलाता है, कर्डिंग कहलाता है, यानी दही में कन्वर्ट करना, तो थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाता है। इससे वो 2 से 3 घंटे तक या 2 से ढाई घंटे तक आपके स्टोमक पड़ा रहता है, जिससे उस पर जब एंजाइम छिड़के जाते हैं HCl वगैरह, तो उस पर प्रॉपरली वर्क हो जाता है। क्लियर, ठीक है। प्रोटीन का कन्वर्टेशन जो है प्रॉपरली, यहाँ पर आप सोचो कि एमिनो एसिड बन जाएगा, नहीं, यहाँ पर फैट प्रोटीन जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंपल, पूरा एकदम हम लोगों ने उसको जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको नॉर्मली जैसे हम लोग बात कर रहे थे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। स्टार्च जो होता है, स्टार्च का जो पाचन था वो आपके माउथ में हो गया था, वो अनकुक्ड स्टार्च था। क्लियर बता रहा हूँ, अनकुक्ड यानी अनपका हुआ, पका हुआ नहीं था, जैसे कच्चा आलू जैसे हम कह सकते हैं। वो जो है 30% आपके एमाइलेज, जो आपके अंदर एमाइलेज था लार के अंदर, उससे एक्टिव हुआ था। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा होता है। कुक्ड फूड होता है वो हल्का सा होता है। क्लियर, सीधी सी बात बता रहा हूँ, हल्का सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। मेनली यहाँ प्रोटीन का पाचन के लिए इसे स्टोमक में किया जाता है। मेनली किसका पाचन किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है, ठीक है। और कुछ फैट के अणुओं का भी किया, जैसे मैंने कहा था गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है, जो इमल्सिफाइड फूड है, इमल्सिफाइड फैट फूड है, उसी का यहाँ पर जो है डाइजेशन होगा। जो इमल्सिफाइड नहीं है उनका नहीं होगा, उसका आगे आपकी जब आप इंटेस्टाइन में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है ना। इमल्सिफाइड का मतलब, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़े फैट ग्लोबुल को छोटे फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर सीधा छोटा अगर आता है, जो ऑलरेडी पहले किसी ने मतलब है ना आपकी आउटर बॉडी में ना उसका इमल्सिफिकेशन हो गया है, तो उसके बाद अगर वो आप फूड खाते हो तो यहाँ पर आपकी गैस्ट्रिक लाइपेज उस पर इफेक्ट करेगा, नहीं तो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अब कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपके क्या है, कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस के। तो बताता हूँ, वाटर जो होता है, वाटर जो होता है 99% HCl आता है, 0.2 to 0.3%। pH कितना होता है इसका, pH 1.5 to 2.5, हाईली एसिडिक, ठीक है। और ये स्टोमक का pH है आपका। क्लियर, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। आज स्टोमक अपन ने पढ़ लिया, अब अपन इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं छोटे लेक्चर इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आप आराम से शांति से उनको देखिए, पढ़े, समझे, ठीक है। इजीली आपको पड़ेगा। और स्लाइड्स इसलिए बना के रखता हूँ क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर, तो ये स्लाइड्स जो है वो अपलोड भी करता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, है ना। इसकी DPP वगैरह सब आएगी, जैसे आपने देखा यहाँ पर DPP है, तो DPP वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे नीट के लेवल के, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ओके।